हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एक्सपीरियंस का स्वागत है। अभी हमारी चल रही है JRF 2022 की प्रिपरेशन, जिसमें मैं साक्षी डेली लेके आती हूँ आपके लिए पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करना चाहते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की, वो मेरे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। डेली 3 बजे हमारी यहाँ पे फिलर फॉर्म के प्लेटफॉर्म पे क्लासेस होती है। ठीक है, अभी हमारी चल रही है, आज है हमारी क्लास नंबर 32। अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर जो 3 है पेपर 2 कॉमर्स की, कौन सी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। उसके बारे में अगर बात करें तो सारी की सारी आपको जो लिंक्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाती है। बोलो कहाँ पे मिल जाती है आपको? फिलर फॉर्म का जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट का, उसी पे और व्हाट्सएप पे भी आपको अवेलेबल हो जाती हैं। और फिलर फॉर्म के प्लेटफॉर्म पे पेपर 2 की इन सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो जो भी स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं JRF के रिगार्डिंग, तो वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग जाके क्लासेस ले सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 3 व्यावसायिक अर्थशास्त्र, जिसमें हमने कुल मिला के जो आपके 7 चैप्टर्स हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। और अभी हमारा 7वां नंबर जो चैप्टर है वही चल रहा है, जिसमें हमने प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इन सब के बारे में देखा था। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, फिर हमने जो दोनों हमारे क्या हैं जो नियम है, कौन कौन सा, एक तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो होता है शॉर्ट रन में लागू, और एक देखा था हमने पैमाने के प्रतिफल का नियम, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जो होता है लॉन्ग रन में लागू। इसमें क्या होता है, सिचुएशन में सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं, सारे के सारे जो इनपुट्स हैं, फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, वो सभी परिवर्तनशील रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं। फिर हमने 3 टाइप की इसमें बात की थी, कौन कौन सी स्टेजेस की। सबसे पहली आपकी जो इंक्रीजिंग स्टेज है, फिर आपकी डिमिनिशिंग स्टेज है, और एक कांस्टेंट स्टेज है। तीनों टाइप की स्टेजेस हमने डायग्राम से, टेबल से और थ्योरेटिकल तीनों रूप से हमने अच्छे से डिस्कस कर ली थी। राइट, आई होप सभी ने क्लासेस ले ली होंगी। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है, ये जो चैप्टर है 7th वाला प्रोडक्शन का, इसमें 2 टाइप के हमने दोनों के दोनों नियम पढ़े हैं। इनके हम प्रैक्टिस MCQs करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पुट अप हुए हैं। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपके रिलेशन में से, फिर स्टेजेस में से अलग अलग तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनमें, है ना। तो हम थोड़ा सा इसके के लिए क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जो अभी तक पढ़ा है हमने दोनों टाइप के लॉस, उनमें से किस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा जो थ्योरेटिकली आपने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को आप फॉर्मूले उसमें अप्लाई करके क्वेश्चन में किस तरीके से ऑप्शन को करेक्ट कर पाते हो। राइट, तो आज की क्लास में हम करेंगे ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसका प्रैक्टिस सेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्या है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिटर्न्स टू स्केल। देखिए आ गया पैमाने के प्रतिफल, है ना। एंड लॉस ऑफ रिटर्न्स आर, पैमाने का प्रतिफल और प्रतिफल नियम है लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली, मार्केट पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली, लॉन्ग रन एंड वेरी लॉन्ग रन पीरियड एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन रेस्पेक्टिवली। तो रिटर्न्स टू स्केल एंड लॉस ऑफ रिटर्न्स। तो मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ क्या बोला है। इसमें 2 टाइप के लॉ हैं आपके, आपको बताना है दोनों क्या बताते हैं, दोनों टाइप के लॉ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों के दोनों नियम होते क्या हैं, इनके अंदर क्या होता है। फिर आप जो ऑप्शंस हैं उनमें आइडेंटिफाई करोगे कि सबसे इफेक्टिव जो ऑप्शन है वो कौन सा है, और उसको आपको क्या करना है, फिर आंसर करना है उसका। तो जल्दी से मुझे बताइए अपने एजम्पशन के अकॉर्डिंग, दोनों के दोनों लॉस हमने पढ़े हैं। मैं बता दूं, जो रिटर्न्स टू स्केल है पैमाने का प्रतिफल हो गया जो अभी लास्ट हमने पढ़ा है, और जो लॉस ऑफ रिटर्न है उसी को हम बोलते हैं, बोलो क्या, वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ लॉ, है ना, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। तो घबराइए नहीं कि ये कौन सी टर्म आ गई, नहीं, ये दोनों उन्हीं लॉ के बारे में बात हो रही है। तो जल्दी से अब मुझे बता दीजिए कि विच वन इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
जी मैम, हमने दोनों के दोनों जो लॉज़ हैं वो अच्छे से पढ़ लिए हैं। हमें पता है जो रिटर्न्स टू स्केल है, अभी-अभी पैमाने के प्रतिफल, इसमें सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं, और ये कौन सी सिचुएशन में होता है, लॉन्ग रन की सिचुएशन में, है ना। तो एक तो हो गया कि फर्स्ट लॉ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन की सिचुएशन में, और फिर है लॉस ऑफ रिटर्न, ये भी हमने पढ़ा था। यही तो वही परिवर्तनशील अनुपात का नियम है, ये लागू होता है शॉर्ट रन की सिचुएशन में। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि दोनों सिचुएशन कहाँ मैच हो रही है, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट वाली। तो देखिए ऑप्शंस, फर्स्ट है लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन एनालिसिस, हाँ ये कुछ समझ आ रहा है, राइट। फिर सेकंड है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। देखिए अब इसमें सीक्वेंस को भी चेंज कर दिया, जैसा सीक्वेंस क्वेश्चन में दिया है उसी सीक्वेंस में आपको आंसर देना होगा। ऐसे तो हमने देख लिया शॉर्ट रन लॉन्ग रन है, लेकिन रिटर्न टू स्केल में लॉन्ग रन होगा, तो पहले लॉन्ग रन जहाँ है फर्स्ट सेंटेंस में है, ए ऑप्शन में, है ना। तो हमारा कौन सा होगा, देखिए सी और डी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो जो ए ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रिटर्न्स टू स्केल मीन्स लॉन्ग रन, और जो लॉस ऑफ रिटर्न या फिर वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो शॉर्ट रन। तो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे कि लॉस ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या बोलते हैं, इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ आउटपुट, कि ये एक्सप्लेन करता है आउटपुट के बिहेवियर को इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोपोर्शनल एंड सिम्युल्टेनियस चेंज इन ऑल द इनपुट्स। मीन्स कि इनपुट्स में पूरे के पूरे इनपुट्स में क्या हो रहा है, जितने परसेंटेज से चेंज हो रहा है उसका संबंध बताता है कि उससे कितना आउटपुट निकल के आया है, राइट। दिस कैन बी पॉसिबल इन द लॉन्ग रन, ये कब पॉसिबल होता है पैमाने का प्रतिफल, लॉन्ग रन में, व्हेन प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड इट्स मैक्सिमम लिमिट बाय इंक्रीजिंग फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो आपके फिक्स्ड हैं और वेरिएबल हैं, दोनों के दोनों फैक्टर्स को क्या करा जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कोई भी जो फैक्टर है वो यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगा, सारे परिवर्तनशील रहेंगे, है ना। और ये कब हो सकता है, ये लॉन्ग रन की सिचुएशन में हो सकता है। तो 10 ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, क्योंकि रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन हो गया तो बचा कौन सा, लॉस ऑफ रिटर्न, वो हो गया शॉर्ट रन। तो ये संबंध बताता है लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर ऑफ टू काइंड्स। जो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, बड़े पैमाने की किफ़ायतें टू टाइप्स की होती हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने आप सबको पहले किसी एक क्लास में बताया था, आपको याद हो तो, बचत के बारे में। क्या होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मींस कि जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी आपके प्रोडक्शन की, उतना आपकी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी, पैमाने की बचत हो पाएगी, है ना। मतलब जितनी ज़्यादा बल्क में अगर आप माल परचेज करोगे तो जो कच्चा माल है वो आपको सस्ते में मिल जाएगा, है ना। इससे क्या होगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, आपकी पैमाने की बचत होगी। तो अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो कौन से टू टाइप की होती हैं। तो देखिए यहाँ पे टेम्पररी एंड परमानेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मैनेजरल एंड इंडस्ट्रियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। स्थायी या अस्थायी होती हैं, आंतरिक और बाह्य होती हैं, प्रबंधकीय और औद्योगिक होती है, अप्राकृतिक और कृत्रिम होती है। कौन सी टू टाइप की होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, चलिए मुझे बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं। होता क्या है कि जब आपकी, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब क्या होता है कि आप बल्क में अधिक मात्रा में क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, तो आपका कच्चा माल जो होता है वो आपको सस्ते में अवेलेबल हो जाता है, जिससे आपकी कॉस्ट क्या आती है, कम आती है, और आपकी पैमाने की बचत होती है एक आपकी बिजनेस फर्म के अंदर में, है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी पैमाने की बचत दो टाइप की हो सकती है, आंतरिक और बाहरी, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है मैंने कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, बढ़ती है, अराइज होती है व्हेन अ बिजनेस फर्म एक्सपेंड्स इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जब एक बिजनेस फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है तो उस समय पे क्या होता है कि जो आपका एक पैमाने की बचत है वो बढ़ती है। किस वे में, द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, मतलब पर यूनिट जो कॉस्ट आती है ना, मतलब हम एक पेन बना रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट आएगी ना वो क्या होगी, कम आएगी। जब हम बहुत सारी क्वांटिटी में अगर बहुत सारी पेन बनाएंगे तो जो एक यूनिट होगी उसकी कॉस्ट तो कम होगी ही ना, क्योंकि बल्क में आ रहा है तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो बढ़ती है पैमाने की बचत कब, जब जो प्रोडक्शन है आपका वो बढ़ता है, जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या होती है,
घटती है। और अगर इफ़ द यूनिट कॉस्ट इंक्रीजेस वाइल एक्सपेंडिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, उसके बावजूद भी पर यूनिट जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है कोई भी एक प्रोडक्ट की, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बोलते हैं। ठीक है, और 3 सिचुएशन हो गई पैमाने की बचत में। एक, इफ़ कॉस्ट रिमेन्स द सेम फॉर प्लांट एक्सपेंशन, मतलब कॉस्ट में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, चाहे आप कितना भी प्रोडक्शन बढ़ाओ या घटाओ, कोई भी इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है लागत में, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं देयर आर नो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, है ना, कि कोई पैमाने की बचत है ही नहीं उस बिजनेस फर्म के अंतर्गत, है ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी हम एमसीक्यूज के दौरान हमें मिल जाते हैं जो क्लास में डिस्कस नहीं हो पाते हैं ना, तो उनको हम एमसीक्यूज के माध्यम से एक्सप्लेनेशन के साथ समझ भी सकते हैं ना। तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की बात हो गई, 3 टाइप से हमने देख लिया इसको। अब ये वैसे इसको 2 टाइप में क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। एक है इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, एक है एक्सटर्नल, आंतरिक पैमाने की बचत बिजनेस फर्म के अंदर, है ना। एक एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, बाहरी पैमाने की बचत। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन एंड रीजन है। असर्शन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपात का नियम इज अप्लीकेबल, कब अप्लीकेबल होता है, when some factors are fixed and some are variable। ये तो है आपका assertion, है ना। अब रीजन क्या है, law of returns to scale is applicable when all factors are fixed। तो मुझे बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोनों के अकॉर्डिंग। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि दोनों सही है और कि जो ए है वो आर का करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, और दूसरा है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन है ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, और डी ऑप्शन है ए इज़ रॉन्ग एंड आर इज़ करेक्ट। तो मुझे बताइए विच वन इज़ करेक्ट ऑप्शन, कि इन दोनों के दोनों जो सेंटेंसेस हैं उनको अच्छे से रीड आउट कीजिए। हमने दोनों लॉस को अच्छे से पढ़ा और फिर मुझे बताइए कि कौन सा आपका है सही होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन। हाँ जी मैम, हमने दोनों लॉज को अच्छे से पढ़ा भी है, देखा भी है, समझा भी है, राइट। अब बात कर लेते हैं, देखिए कौन सा सही होगा यहाँ पे। पहली बात, कौन सा होता है वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्या लिखा है जी, वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें पता है क्या होता है कि कुछ जो फैक्टर्स हैं वो तो क्या होते हैं, लैंड और लेबर को देखें तो लैंड तो फिक्स्ड रहेगी लेकिन लेबर क्या रहेगा, आपका वेरिएबल रहेगा। तो ये भी सेम बात बोल रहा है कि सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। तो असर्शन तो आपका बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देख लेते हैं रीजन क्या बोल रहा है कि जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ये कौन सा होता है, पैमाने के प्रतिफल का नियम, इज अप्लीकेबल, कब अप्लीकेबल होता है, व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर फिक्स्ड। रियली मतलब फिक्स्ड होते हैं या ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल होते हैं, मैम वेरिएबल होते हैं, राइट स्टूडेंट। सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते हैं ना, हमने पढ़ा है अच्छे से। तो आपका जो रीज़न है वो तो क्या है, रॉन्ग है। तो अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही समझ में आ रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है कि जो आपका ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट, है ना। तो ए तो क्या है, करेक्ट है, आर नो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो शॉर्ट रन सी कॉन्सेप्ट है एंड इज अप्लीकेबल व्हेन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। सही एक्सप्लेन किया, मतलब ये सही है, राइट। फिर नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इज अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट, ये लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है। इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर क्या होते हैं, वेरिएबल नेचर के होते हैं। सो लॉ ऑफ रिटर्न्स कब लागू होगा, अप्लीकेबल व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे के सारे जो फैक्टर्स है वो क्या होंगे, परिवर्तनशील होंगे। इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि ए तो आपका क्या है, असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है बट आपका रीज़न क्या है, गलत है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा रीज़न, कारण नहीं है, किसके लिए, फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लिए, कौन सा इनमें से रीज़न नहीं है। ठीक है, तो अब कौन कौन से दे रखे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट,
फिर इनविजिबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रौद्योगिकी की उन्नति और उत्पादन के अविभाज्य, और फिर स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर श्रम की विशेषज्ञता, और इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है, तो इनमें से मुझे बताइए कि कौन कौन से ऑप्शन हैं, ओनली ए, ओनली बी, बी एंड सी, सी बी एंड डी। कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो क्या है, रीज़न नहीं है, कारण नहीं है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के। तो चलिए क्वेश्चन को समझिए और अच्छे से मुझे आंसर बताइए, सब पुटअप कीजिए आंसर्स जल्दी जल्दी, ठीक है। जी देखिए, अभी हमें पहले जब ये जानना है कि ऑप्शंस कौन सा सही होगा, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता क्या है। अगर आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल क्या होता है। क्या होता है बताओ, कि जब हम आउटपुट में इनपुट में फैक्टर्स में जितने परसेंटेज से चेंज करते हैं, उससे ज़्यादा परसेंटेज में हमें क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। ये होती है हमारी बढ़ते हुए पैमाने की सिचुएशन, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो अब ये तो एक पॉजिटिव सिनेरियो है कि अच्छा है कि जितना हम लैंड लगा रहे हैं, लेबर लगा रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा मात्रा में हमें आउटपुट निकल के आ रहा है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रीज़न है, पहले उनको देख लेते हैं, और जो नहीं है वो अपने आप फिर रेक्टिफाई हो जाएगा, ऑप्शन निकल के आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन से हम देख सकते हैं, देखिए ऑप्शन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, मतलब अगर अच्छी प्रौद्योगिकी होगी, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगा, तो उससे ऐसा पॉसिबल है ना कि जितना हम आउटपुट में इनपुट में चेंज करें, उससे ज़्यादा हमारा आउटपुट निकल के आ गया। तो ये तो रीज़न है बढ़ने का, पैमाने की प्रतिफल का, है ना। तो ये तो क्या है, रीज़न है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, इनविजिबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि इनविजिबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपके जो फैक्टर्स हैं वो अविभाज्य ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ समझ आ रहा है, ये लग रहा है कि इससे आउटपुट हमारा बढ़ रहा है, बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल है। नहीं मैम, ये तो इससे तो उल्टा हमारा कम होगा, क्योंकि जो फैक्टर्स है वो तो अविभाज्य है ही नहीं, है ना। तो ये क्या है, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो रीज़न नहीं है माने के बढ़ते हुए प्रतिफल का। और भी देख लीजिए, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, मतलब अगर लेबर में विशेषज्ञता होगी तो और अच्छे स्किल्स के साथ काम होगा, तो उससे तो आपका आउटपुट ज़्यादा बढ़ेगा ही, तो ये तो कारण है। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी बचत होगी, उतना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, है ना। तो ये भी क्या है, आपका रीज़न है। तो रीज़न सिर्फ कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, इनविजिबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो उत्पादन के अविभाज्य कारक हैं वो क्या हो जाएगा आपका, इसका रीज़न नहीं है बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी इज करेक्ट, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझिए क्वेश्चन को, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी मोड, इन्फ्लेक्शन मीन्स मोड बिंदु पर, द मार्जिनल प्रोडक्ट इज, सबसे पहले यू हैव टू नो, सभी को पता होना चाहिए मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद क्या होता है। तो एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मोड बिंदु पर, अब ये मोड बिंदु कहाँ से आ गया, तो पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा। चलिए ऑप्शंस देखिए कि मोड बिंदु पर जो आपका सीमांत उत्पाद होता है वो कैसा होता है, बढ़ता है, घटता है, अपने अधिकतम पॉइंट पे होता है, या फिर ऋणात्मक होता है, ये बताना है आपको। तो ये किस माध्यम से पता चलेगा, जो आपका एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या होता है, कर्व बनता है ना, तो टीपी और एमपी का कर्व के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझने पाएंगे। तो मैंने आपको कर्व अच्छे से समझाया था, अगर आपको याद है तो जल्दी से मुझे आप बता दीजिए कि एमपी इस सिचुएशन में कैसा होता है। ऑप्शंस आपके पास 4 हैं। आइए चलिए अब देखते हैं कि हमने ये देखिए कर्व्स के माध्यम से हमने पढ़ा था, ये तो है आपका टीपी टोटल प्रोडक्ट का कर्व, है ना, और ये नीचे है आपका एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व, देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी टीपी बढ़ती है, टीपी किस रेट से बढ़ती है, पहले वो बढ़ती होती है, फिर घटती हुई दर से टीपी क्या होती है, बढ़ती है। पहले तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, और फिर एक पॉइंट पे जब एमपी अधिकतम होता है
तो उस टाइम पे टीपी घटती हुई दर से बढ़ती है ना। और जब टीपी अपने अधिकतम यानी टोटल प्रोडक्ट आपके अधिकतम पॉइंट पे होता है तब एमपी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और जब टीपी गिरता है नीचे तो एमपी क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो अब बताइए पूछा क्या है क्वेश्चन में, मोड़ बिंदु पर, मोड़ बिंदु कहाँ है दिख रहा है ना, ये देखो एमपी का मोड़ बिंदु ये है ना। मोड़ बिंदु पर एमपी की सिचुएशन क्या होती है, तो देखिए क्या होती है, इंक्रीजिंग रेट से होती है ना। यहाँ तक जहाँ तक मोड़ बिंदु है एमपी का वहाँ पे क्या हो रही है सिचुएशन, ये बढ़ रही है। उसके बाद धीरे धीरे होना क्या शुरू कर देती है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है और एक पॉइंट पे आके 0 हो जाती है और फिर नेगेटिव हो जाती है। तो मोड़ बिंदु पर आपकी जो एमपी होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा सही, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देखिए यहाँ पे मोड़ बिंदु पे सीमांत उत्पाद होता है आपका मैक्सिमम, अधिकतम होता है। किस तरीके से होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया है, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट्स सी, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना है, मैच करना है इन सबको। तो MU मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन्स पॉजिटिव, MU बिकम्स 0, MU इज नेगेटिव। तो बताइए किस सिचुएशन में ऐसा होता है। अब ये कौन सी चैप्टर में से क्वेश्चन आया है, पहले मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिए क्या क्या पूछा है यहाँ पे। मैम यहाँ पे तो हमने यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो एक और बात बता दूँ, चाहे MUTU हो चाहे MPTP हो, है ना, सब में क्या होता है, एक तरीके का ही रिलेशन होता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं MU और TU का रिलेशन। हमने पढ़ा था अच्छे से क्या होता है, तो उसी को आपको क्या करना है, अभी मैच करना है। तो क्या क्या दिखाया मैचिंग में, फर्स्ट है आपका TU फॉल्स, सेकेंड TU इंक्रीज यानी टोटल यूटिलिटी गिरती है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम होती है और स्थिर होती है। तो कौन सी सिचुएशन में क्या होता है, मुझे जल्दी से करेक्ट ऑप्शन बता दीजिए। फिर हम एक बार से क्या कर लेंगे, रिमाइंड कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगा हमारा यूटिलिटी वाला। पर ये ध्यान में रखिएगा चाहे MUTU हो चाहे MPTP हो, सेम रिलेशन होता है ना। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए देख लेते हैं। हमने पढ़ा था अच्छे से, क्या पढ़ा था कि जब आपकी जो TU बढ़ती है ना, उस टाइम पे MU भी क्या रहती है, बढ़ती है ना, MU पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ पे फर्स्ट ए में लिखा है MU रिमेन्स पॉजिटिव, कब रहेगा, जब TU क्या होगी, बढ़ेगी। तो ए में कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर, TU इंक्रीजेस MU रिमेन्स पॉजिटिव, है ना। ए में हो गया सेकेंड, तो इसी से आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बट आगे देखिए, MU मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0, किस सिचुएशन में होती है 0, मैम क्या होता है, जब TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है, या क्या होती है, मैक्सिमम पॉइंट पे भी होती है और स्थिर भी हो जाती है उस सिचुएशन में, है ना। उसमें क्या तब क्या होता है, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाती है ना। तो बी में क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। और फिर MU नेगेटिव कब हो जाती है, मैम MU नेगेटिव हो जाती है कब, जब आपकी जो TU है टोटल यूटिलिटी है वो गिरने लग जाती है ना। तो जब MU इज नेगेटिव तो फर्स्ट TU फॉल्स, तो सी में हो जाएगा फर्स्ट। इस तरीके से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ए में सेकेंड, बी में थर्ड और सी पे फर्स्ट, ये हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट। थोड़ा ध्यान में रखिएगा इसको, ओके। इनमें से रिलेशंस में तो काफ़ी बार क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं, ओके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। When a firm doubles its inputs and finds that its output has more than doubled, this is known as। अब समझते हैं इसको, जब कोई एक फर्म क्या करती है, अपने जो फैक्टर्स हैं, इनपुट्स हैं, उनको क्या कर देती है, डबल कर देती है उनका। मतलब जहाँ पहले सिर्फ 50% होता था, मतलब 50% यूज़ किया जाता था इनपुट का, अब वहाँ पे 100% किया जाने लगा है। और उससे क्या निकल के आता है, फाइंड्स दैट इट्स आउटपुट, जो आउटपुट निकल के आता है वो पहले जब 100% जहाँ निकलता था वो 200% निकलने लग गया। मतलब 100% आउटपुट बढ़ाने पे 200% क्या होने लग गया, आउटपुट आने लग गया, डबल आउटपुट आने लग गया। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं मैम, सुपर इजी क्वेश्चन। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बड़े पैमाने की बचत,
बी है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने पर नियत प्रतिफल यानी स्थिर पैमाने का प्रतिफल, डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, या फिर अ वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, प्रतिफल ह्रास के नियम का उल्लंघन। तो कौन सी सिचुएशन बताती है इन 4 ऑप्शंस में से, मुझे बताइए जल्दी से। मैम जब क्वेश्चन पढ़ा तब तो बहुत ईजी लग रहा था, पर ऑप्शन में तो घुमा दिया। जी हाँ, तो तभी तो आपको बताना है अपना माइंड लगा के करेक्ट आंसर। तो चलिए बताइए जल्दी से। जी हाँ, चारों के चारों ऑप्शंस को आपने अच्छे से देख लिया है, राइट। अब बताइए मुझे, जो आपने देखा इनमें कौन सा इफ़ेक्टिव सबसे आपको लगा। मैम हमने देखा कि जब 100% से हम फैक्टर्स को बढ़ा रहे हैं तो 200% से हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है। तो इन 4 ऑप्शंस में से तो जो सबसे इफ़ेक्टिव है कौन सा है, चलिए देखिए। डी ऑप्शन कि प्रतिफल ह्रास के नियम का उल्लंघन, इसका तो कोई मीन ही नहीं है यहाँ पे, तो क्योंकि आउटपुट और इनपुट का रिलेशन हो रहा है ना। फिर डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, नहीं, अभी अभी हमने देखा था डिस इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि अगर हम फैक्टर्स में क्या कर रहे हैं, मतलब जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपकी जो आउटपुट है वो भी क्या हो रहा है, पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम आ रही है ना। पर ऐसी सिचुएशन तो इसमें नहीं है। फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, क्या ऐसा हो रहा है कि जितने प्रतिशत से आप फैक्टर्स में चेंज करें उतने परसेंट से नहीं मैम, दुगुना बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। जी हाँ, आपने क्या किया कि मतलब बचत हो रही है पैमाने की, कि अगर आपने सिर्फ 2% आपने क्या किया फैक्टर्स में बढ़ाया, फैक्टर्स को बढ़ाया, लेकिन 4% आपके क्या हो रहे हैं, आपका आउटपुट बढ़ रहा है, यानी दुगुना आपका आउटपुट बढ़ रहा है। तो ऑफकोर्स आपकी क्या हो रही है, पैमाने की बचत हो रही है। और इसे ये कौन सी सिचुएशन भी, ये बढ़ते हुए पैमाने का प्रतिफल भी है ना, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें वो ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन सबसे इफेक्टिव कौन सा है, यहाँ पे क्या हो रही है, पैमाने की बचत भी हो रही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ओके चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द टोटल प्रोडक्ट कर्व इज फॉलिंग, द मतलब कुल उत्पाद वक्र टोटल प्रोडक्ट कर्व के सिचुएशन में गिरता है। कब गिरता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज 0, उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो सीमांत उत्पाद है वो शून्य होता है, या फिर नेगेटिव होता है, या फिर बढ़ता है, या फिर कहने का मतलब जब आपका टीपी है वो गिरता है उस सिचुएशन में होता क्या है, क्या होता है बताना है आपको। इन 4 ऑप्शन में से क्या होता है, या तो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, 0 होता है, या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट है लेबर का वो नेगेटिव होता है, या फिर जो एवरेज प्रोडक्ट है लेबर का वो बढ़ता है, या फिर एवरेज प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होता है। ये 4 सिचुएशन है, इनमें से आपको जो सबसे इफेक्टिव है वो आपको ऑप्शन करेक्ट करना है। तो बताइए जल्दी से क्या होता है इस सिचुएशन में जब टीपी आपका गिरता है। देखिए मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो हम ज़्यादातर रिलेशन किस में देखते हैं, या तो एमयू और टीयू में, जैसे यूटिलिटी की बात होती है तो वैसे ही हम इसमें भी जो टोटल प्रोडक्ट है और मार्जिनल प्रोडक्ट है उसमें देखेंगे। तो अब हम ये जानते हैं कि जब मतलब एवरेज, यानी 2 ऑप्शन तो यहाँ पे एलिमिनेट ही हो गए, यानी एवरेज प्रोडक्ट को हम नहीं देखेंगे, है ना। हम एमयू से एमपी के रिलेशन को देखते हैं, है ना। तो अब टीपी अगर गिर रहा है, मैम हमें पता है क्या होता है जब टीपी गिरता है उस समय में क्या होता है, बोलो। मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, नहीं बढ़ता तो बिल्कुल नहीं है, ना ही ये ऑप्शन में है। तो फिर नेगेटिव होता है, 0 होता है, होता क्या है ना। चलिए आइए समझते हैं। हम क्या देखते हैं, जब जो आपका टीपी है वो क्या होता है, अगर बढ़ता है तो उस टाइम पे पॉजिटिव रहता है आपका क्या, एमपी, है ना। और फिर धीरे धीरे जब मैक्सिमम पॉइंट पे होता है टीपी, उस टाइम पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो ए भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, है ना। अब बचा क्या, जब टीपी गिर रहा है तो उस सिचुएशन में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बोलो, नेगेटिव हो जाता है। याद है ना सभी को, हमने अच्छे से रिलेशन देखा था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज नेगेटिव। मतलब जब टीपी गिरने लग जाता है तो जो एमपी है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। फैक्टर्स यहाँ पे कोई भी लेके चल सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेबर को लिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे हैं, इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के सेकेंड स्टेज में, दूसरे चरण में, द टोटल प्रोडक्ट विल कंटिन्यू टू
टीपी क्या करता है, कंटिन्यू टू डैश एट डैश रेट एंड एपी बिकम्स इक्वल टू डैश। टीपी और एपी का यहाँ पे पूछा है तो हमें डायग्राम को, कर्व को अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ये जो ऑप्शंस पुट अप किए गए हैं कि कौन इंक्रीज होता है, कौन इंक्रीजिंग होता है, कौन जीरो होता है या डिक्रीजिंग होता है ना, वो हमें समझना है। तो चलिए जल्दी से मुझे आंसर बताइए इसका। तो चलिए अभी समझते हैं इसको विद डायग्राम। हमने जब क्लास ली थी तब भी हमने देखा था डायग्राम के माध्यम से टीपी, एमपी, एपी तीनों को, है ना। तो क्या होता है कि फर्स्ट सिचुएशन क्या बोली है आपको, सेकेंड स्टेज के अंदर जो टीपी है वो क्या होता है, घटती हुई दर से क्या होता है, बढ़ता है ना। देखो सेकेंड स्टेज के अंदर बढ़ रहा है, पहले गिरा गिरा फिर बढ़ रहा है ना, और पहले घटता है फिर बढ़ता है ना। और फिर उस सिचुएशन में क्या होता है, एमपी और एपी क्या रहते हैं, दोनों के दोनों सेकेंड सिचुएशन में देखिए क्या हो रहे हैं, इक्वल है ना। सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो रही है, देखिए इस पॉइंट को जहाँ पे एपी और एमपी बिल्कुल इक्वल हैं, उस पॉइंट पे जो आपका टीपी है वो क्या हो रहा है, घटती हुई दर से बढ़ रहा है ना। तो आ गया समझ में कि टीपी तो क्या है, घटती हुई दर से बढ़ रहा है, और एमपी और एपी क्या है, इक्वल है। अब ऑप्शन को देखते हैं और उसको पुटअप कर देते हैं अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लेट्स सी। तो देखिए वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपात के सेकंड चरण में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट विल कंटिन्यू टू, टोटल प्रोडक्ट क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। कैसे हुए, बढ़ते हुए, मतलब बढ़ता ही है ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इंक्रीज एट, कौन सी रेट से, कौन सी घटती हुई दर से बढ़ता है ना। तो इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग, है ना। तो क्या हो गया, इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग रेट। और उस समय जो एपी बिकम्स इक्वल टू, एवरेज प्रोडक्ट किसके इक्वल में हो जाता है, एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल में हो जाता है। तो हमने क्या देखा, इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से और एपी बिकम्स टू इक्वल टू एमपी। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज एमपी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, है ना। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब बढ़ता है और घटती हुई दर से बढ़ता है ना। और जो एपी है वो इक्वल हो जाता है एमपी के। क्लियर है। इस तरीके से शांति से आपको क्वेश्चन को समझना है, ऑप्शंस को समझना है और फिर इफेक्टिव जो ऑप्शन है उसको करेक्ट करना होता है। आज की क्लास में हमने जो हमारा टॉपिक कवर किया था उसको क्वेश्चन के माध्यम से, कुछ जो टर्म्स और थी उनको हमने सीख लिया था, है ना। क्वेश्चन के माध्यम से भी एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमने जो टर्म्स हम कॉन्सेप्ट में नहीं समझ पाए थे उनको हमने जान लिया है, राइट। तो होप सो सभी ने अच्छे से कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। मुझे ज़रूर स्कोर बताइएगा, क्योंकि इसमें ऐसा था कि कुछ नए तरीके से आपको क्वेश्चन मिले थे। तो आई होप सभी को किस तरीके से क्वेश्चन करना है वो समझ में आया होगा और आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ होगा। और वैसे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, फाइनली एनटीए का आ चुका है कि रिजल्ट आपका आने वाला है। जिन भी स्टूडेंट्स ने दिए हैं एग्ज़ाम, जो आपका लास्ट 2021 का हुआ है, तो ज़रूर बताइएगा कि जब भी रिज़ल्ट आता है तो सभी के साथ डिटेल में शेयर करेंगे, इसका अलग से गूगल मीट रखेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी का जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वेबसाइट है और सारी सोशल साइट्स है फिलर फॉर्म की, यहाँ पर जाके आप अप्रोच कर सकते हो, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। ओके, तो चलिए, थैंक you so much. Bye. Take care and keep preparing because we want JRF.